हेलो, वेलकम टू लॉयर एकेडमी इंडिया। और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। और हम लोग आज देखेंगे अपना सीपीसी का वन शॉट लेक्चर। आप लोगों को पता होगा कि वन शॉट हम लोग बना रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए, आईबीपीएस एसओ हो चाहे वो, या फिर जुडिशरी हो, तो दो, और या फिर एआईबी हो, तो तीनों के लिए ही हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं। तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सीपीसी देखने वाले हैं, और सीपीसी पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई, वो देख सकते हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स। तो हम लोग आज देखेंगे क्या इसमें, तो वो हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सीपीसी, जुरिस्डिक्शन हो गया, सूट्स हो गए, पार्टीज टू सूट हो गए, प्लीडिंग्स हो गए या समन्स हो गए, अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस हो गए, डिस्कवरी इंस्पेक्शन हो गए, टेम्पररी इंजेक्शन हो गए, कमीशंस हो गए, डिग्रीज हो गए, और भी कई सारी चीजें जो हम देखने वाले हैं, जैसे रेजिड्यू डिकाटा हो गया, रेफरेंस रिव्यू, रिवीजन, अपील्स हो गए। ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो एक बार आप नजर मार लो इन पे। बाकी अब चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो फटाफट से। तो इंट्रोडक्शन क्या है सीपीसी का, ठीक है। सीपीसी का इंट्रोडक्शन ये है, जितने भी सिविल केसेस होते हैं, सिविल के केसेस जो होते हैं, वो सारे के सारे सीपीसी के प्रोसीजर के चलते हैं हिसाब से, ठीक है। बस एक्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी प्रोसीजर या लॉ है जिसने एक्सप्रेसली बोल रखा है कि हमारे जो केसेस हैं वो इस कोड के हिसाब से चलेंगे, तो वो सीपीसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अलग से ही कोड दे रखा है या प्रोसेस दे रखा है, इसलिए वो सीपीसी के हिसाब से नहीं चलते हैं। बाकी सब सीपीसी के ही हिसाब से चलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यूपी रेवेन्यू कोड। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी रेवेन्यू कोड आपने देखा होगा, ठीक है। यूपी रेवेन्यू कोड भी सिविल प्रक्रिया, क्योंकि जमीनी विवाद सिविल के होते हैं, लेकिन यूपी रेवेन्यू कोड के हिसाब से वो सिविल विवाद डिसाइड होते हैं, सीपीसी के हिसाब से नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें दोनों चीजें लागू हो जाती हैं। सीपीसी होती है अगर मान लो कि आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है, या फिर आपको कुछ और कराना है, जैसे कि आपको अमेंडमेंट कराना है प्लेंट में, तो वो सीपीसी के हिसाब से होगा। लेकिन कमीशन आपको करानी है तो आप सीपीसी के हिसाब से नहीं जाएंगे। अगर आपको कैविएट लगानी है तो आप सीपीसी के हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि कैविएट वो वहां पर जो है अलग सेक्शन में दी गई है। अगर आपको अपील करनी है तो अपील, फर्स्ट अपील 207 यूपीआरसी में दी गई है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेसली अगर बार्ड है तो वो सीपीसी के हिसाब से वो प्रोसीजर नहीं चलती। तो आपको आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई हो कि सीपीसी है क्या और वो कैसे काम करती है। सीपीसी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं पहले। इसमें 158 सेक्शन है। ऑर्डर है हमारे 51 ऑर्डर्स हैं इसमें। और शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है। ये कैसा सब्सटेंटिव प्रोसीजरल रूल्स होते हैं, 51 ऑर्डर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताई। इसमें शेड्यूल 1 में 51 ऑर्डर्स जो है वो डाले जाते हैं, और जो ये शेड्यूल 2 में रिपीट प्रोविजंस डाले गए हैं, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ही मैंने उठाई है, ज्यादा नहीं उठाई डेफिनेशन, क्योंकि फालतू का पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, और हम लोगों को तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, इसलिए वही चीजें देखेंगे। जैसे कि डिग्री हो गई हमारी, डिग्री सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में, तो कोर्ट का फॉर्मल एडजुडिकेशन जो पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन करता है। जैसे कि हम बता दें, कोई न्यायालय है, उन्होंने जजमेंट दिया अपना, जजमेंट में तो वो सारी चीजें कहेंगे कि प्लेंट में क्या होगा, क्या था, और आपत्ति क्या आई थी, प्रति आपत्ति क्या आई थी, कैसे कैसे प्रोसीजर चला। तो ये सारी चीजें वो देखेंगे, अपनी फाइंडिंग देंगे। लेकिन डिग्री में क्या होता है, वो सिर्फ इतना लिखते हैं, अपना कोर्ट का नाम लिखेंगे, पार्टीज लिखेंगे, और उन्हें क्या चीज मिलेगी, जैसे कि क्या उन्हें रिलीफ दिया गया। मान लो कि पैसों का केस था तो वो पैसों का उन्होंने ऑर्डर किया है, जमीन का केस था, जमीन का ऑर्डर किया, तो वही शॉर्ट में लिख देते हैं, और उसके बाद अपने साइन कर देते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जो जजमेंट की डेट होती है वही डिग्री पर डेट होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जजमेंट का होता है जज का स्टेटमेंट गिविंग रीजंस फॉर डिग्री ऑर्डर। ये मैंने आपको बता दिया अभी क्या क्या चीज होती है जजमेंट में। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री का अलग कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन जो राइट्स डिटरमाइन ना करे। ऑर्डर वो होते हैं, मान लीजिए कि कोई आपत्ति हुई, ठीक है। अब आपत्ति पे आपने जवाब आपत्ति दे दी, आपत्ति पे आपने जवाब आपत्ति दे दी, मतलब ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन के बाद में आपने ऑब्जेक्शन अपोज कर दिया। अब कोर्ट देखेंगे कि आपत्ति मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर मेंटेनेबल नहीं है तो कोर्ट ऑर्डर कर देते हैं कि भाई आपत्ति मेंटेनेबल नहीं है, और वो ऑर्डर हो जाता है। और फॉरेन कोर्ट आपको पता है, जो इंडिया की गवर्नमेंट के पावर से बाहर हो, इंडिया में ना हो, वो
फॉर्मल कोर्ट हो जाएगा। डिग्री होल्डर क्या होते हैं, जिसके फेवर में डिग्री होती है वो होता है विनिंग पार्टी। जजमेंट डेटर होता है लूजर पार्टी, जो कि केस को लूज कर जाती है वो पार्टी। मैचने प्रॉफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, स्टूडेंट्स ये वाला ध्यान रखिएगा। मैचने प्रॉफिट्स हो गया और डिग्री होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये दोनों से आ जाता है क्वेश्चन। जो कि रॉन्गफुल पोजेशन से मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है वो मैचने प्रॉफिट्स होते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि आपने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और वहां से आप जो है खेती कर लेते हैं, जमीन किसी कब्जा कर ली, खेती कर ली, उससे जो भी प्रॉफिट्स आप छोटे मोटे निकाल रहे हो वो क्या होगा, जो है मैचने प्रॉफिट्स होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, वो अगर कोई डिसीज की पार्टी की जगह केस फाइट करने वाला है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, जिसको एलआरबी बोलते हैं। सीपीसी के सेक्शंस और ऑर्डर दोनों मिलके ही सीपीसी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेक्शन से ही हो जाए, क्योंकि सेक्शन तो है ही है, लेकिन जो सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, वो सब ऑर्डर्स में आता है, इसलिए आपको दोनों चीजें ही पढ़नी पड़ती हैं। और जुरिस्डिक्शन क्या होती है, तो कोर्ट की शक्तियां क्या होती हैं वो हम लोग देखते हैं। जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है। कोर्ट, एक मान लीजिए कि ये एरिया है, ये हमारा मान लीजिए कि बरेली है, ठीक है, बरेली है। ये हमारे सिविल जज हो गए, सिविल जज 1, सिविल जज 2, सिविल जज 3। अब बरेली का भी एक एरिया है, मान लीजिए कि इतना है किला। अब किला की जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन से सिविल जज के पास जाएगी, ये चीज डिटरमाइन करती है जुरिस्डिक्शन को। जैसे कि मान लीजिए सिविल जज 2 की पावर है किला की केसेस को देखने की, तो उनकी जुरिस्डिक्शन क्या हो गई, किला के केसेस देखने के लिए। अब दूसरा हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया सिविल लाइंस, सिविल लाइंस के केसेस कौन देखेंगे, मान लीजिए सिविल लाइन के केसेस देखेंगे सिविल जज 2 1, तो उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, सिविल लाइंस की होगी। ऐसे करके जुरिस्डिक्शन है जो डिसाइड हो जाती है। और जुरिस्डिक्शन कई प्रकार की इससे डिसाइड होती है। एक तो पैसों के आधार पर होती है कि कितनी कीमत का केस है, उस हिसाब से सीनियर डिवीजन में जाना है या जूनियर डिवीजन में जाना है। एरिया के हिसाब से होती है, मॉनिटरी जो होती है उसे कहते हैं। जैसे कि ये कई प्रकार की होती है, वो देख लेते हैं। इससे आपको समझ आएगा टेरिटोरियल या फिर लोकल जुरिस्डिक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कोर्ट की जो जियोग्राफिकल रेंज जो होती है 15 से 20 जो है वो सेक्शन 15 से 20 में ये डिफाइन किया है। पेक्यूनरी मतलब मनी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट का क्लेम वैल्यू कितना है उस हिसाब से होती है। अमाउंट, अगर सूट का जो केस का जो अमाउंट है वो 5 लाख से ऊपर है तो वो सिविल जज सीनियर डिवीजन में जाता है, ये आपको सबको पता होगा। और जो 5 लाख से नीचे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन में आता है। अब सब्जेक्ट मैटर हो गया हमारा। सब्जेक्ट मैटर कैसा है, मान लो कि आपका सब्जेक्ट मैरिज से रिलेटेड है तो मैरिज की कोर्ट में जाएगा, ठीक है, फैमिली कोर्ट में जाएगा। अगर आपका मैटर किसी और चीज से रिलेटेड है, जमीन का मैटर है, तो उसमें जाएगा। अगर आपका मैटर स्पेशल किसी उससे रिलेटेड है, मान लो कॉमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड है, तो वो कॉमर्शियल कोर्ट में जाएगा। होती सारी सिविल कोर्ट ही है, लेकिन उनकी जो सब्जेक्ट मैटर है उसके हिसाब से केसेस डिसाइड किए जाते हैं कि कहाँ दायर करना है कहाँ नहीं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, पहली बार केस सुनने की पावर किसकी है वो देखना है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, लोअर कोर्ट के डिसीजन रिव्यू करना, उनकी अपील देखना, वो सारी चीजें कौन करते हैं, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाती हैं। कॉन्करेंट, दोनों कोर्ट्स में सेम केस सुन सकती हैं, तो ये ज्यादातर यूज नहीं होती। यूज ये इंपॉर्टेंट चीजें ये है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, 1 2 3, ठीक है, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब सेक्शन 9 हमारा सिविल कोर्ट का प्रिजम्पशन। सिविल कोर्ट्स को ऑल सिविल सूट सुनने का अधिकार है, अनलेस, अगर, अनलेस का मतलब है अगर, अनलेस एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार्ड है, जो मैंने अभी बताया भी था शुरू में कि जो लिखित में या फिर मौखिक रूप से बार्ड है, मना कर रखा है, तो वो केसेस नहीं सुनेगा सिविल कोर्ट। बाकी सारे के सारे केस जो है सिविल कोर्ट सुन लेगा। अब कैसे होता है एक्सप्रेसली बार्ड, जैसे लॉ स्पेसिफिकली रोकता है, जैसे कि रिवेन्यू मैटर्स है, मैंने आपको बताया रिवेन्यू मैटर्स जो है वो। दूसरा है इम्प्लाइडली बार्ड, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के जो केसेस है वो ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, तो वो उस हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। और ये जो है हमारा एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली पूछा जाता है आईबीपीएस एसओ में, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, इस पे अटेंशन दीजिएगा, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सुइंग क्या है, जो सू करने की जो प्लेस होती है वो कैसे डिसाइड होती है। तो सेक्शन 15 कहता है पहला जो हमारा केस है वो सबसे लोएस्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक है। जैसे कि
ऐसा नहीं कि आप सीधे हाई कोर्ट में केस दायर कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। आपको ये देखना कि इस केस के लिए सबसे लोएस्ट जो कोर्ट है वो कौन सा है। तो आप देखेंगे कि भाई ये तो सिविल जज का है, सिविल जज साहब का है। अब 5 लाख से कम की वो है वैल्यू तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का, अगर ज्यादा की है तो फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन का है। तो वहां पर आप केस दायर करेंगे। दूसरा सेक्शन 16 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी जहां स्थित है, जैसे कि मान लो कि केस आप रहते हो बदायूं, ठीक है, और बरेली में प्रॉपर्टी स्थित है। ये बरेली होगा हमारा, यहाँ पर प्रॉपर्टी स्थित है। तो आप जो केस है वो बरेली में दायर करेंगे, ना कि बदायूं में, क्योंकि बरेली में प्रॉपर्टी स्थित है इसलिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 डिस्ट्रिक्ट में हो तो चाहे एक को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है केस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा बदायूं है और ये हो गया हमारा बरेली, और हमारी आधी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आ गई, और आधी यहाँ पे आ गई। अब हम केस कहाँ डिसाइड दायर करें, यहाँ करें या फिर यहाँ करें। तो सिविल कोर्ट, सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि आप कहीं पे भी केस दायर कर सकते हो, चाहे आप यहाँ कर सकते हो बरेली में या फिर बदायूं में भी दायर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन में क्या है, तो अगर जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही तो जो न्यायालय है वो खुद डिसाइड कर लेता है। सेक्शन 19 क्या कहता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल लॉ। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर जो है डिफेंडेंट जहाँ रहता है वहां पर होता है, मतलब जो प्रतिवादी है हमारा, वहां पर केस फाइल किया जाता है। अदर सूट्स में का तो डिफेंडेंट जहाँ रहता है वहीं पर, या फिर बिजनेस जहाँ करता है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां पर केस डिसाइड फाइल किया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये है, ये इस पे इन दोनों तीनों पे आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर एक इस पे ध्यान रखना है। तो ये मेरे ख्याल से तो वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पे तो आपको, इन तीनों पे तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेता है केस में। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे राम है दिल्ली में रहता है, श्याम मुंबई में रहता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कोलकाता में, ठीक है। अब श्याम सेक्शन 20 के अंदर या तो दिल्ली में केस दायर कर सकता है क्योंकि राम दिल्ली में रहता है, या फिर कोलकाता में दायर कर सकता है क्योंकि कोलकाता में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और मुंबई में क्यों कर सकता है, क्योंकि मुंबई जो है, मुंबई में श्याम रहता है। तो तीनों जगह पे केस फाइल कर सकता है वो। और ये क्या है, या फिर ये है कि डीएलएफ यूनिवर्सल एक केस है, आप एक बार देख लें। अब हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और प्लीडिंग्स, तो ये कैसे है। ऑर्डर जो सूट फाइल करना है वो का ऑर्डर 4 में, रूल 1 में है, प्लेंट प्रेजेंट करने से सूट जो है इंस्टीट्यूट होती है। प्लेंटिफ का रिटर्न स्टेटमेंट जो कोर्ट में फाइल होता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी के खिलाफ दायर कर रहे हो केस, तो आप पहले प्लेंट, जिसको वाद पत्र हम कहते हैं हिंदी में, वाद पत्र न्यायालय में दाखिल करेंगे। वाद पत्र में डबल कॉपी आप देंगे, 2 कॉपी देंगे, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा प्लेंट तो। और वाद पत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, कंटेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें एक बार देख लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप लिटिगेशन कर रहे हो या जुडिशरी कर, कुछ भी कर रहे हो, ये तो आपको देखना ही देखना है, याद ही रखना है, इस पे जरूर ध्यान देना है। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कंपलसरी कोर्ट का नाम, ठीक है, सबसे पहले तो कोर्ट का नाम लिखेंगे, प्लेंटिफ का नाम लिखेंगे, फिर आप डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस कहाँ रहते हैं, फिर बनाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिफेंडेंट का नाम, उसका क्या 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 वो करता है, कहाँ रहता है वो। प्लेंटिफ का अगर माइनर है या फिर डिफेंडेंट माइनर है तो वो सब चीज का आप लिखेंगे। फैक्ट्स क्या है, जो केस के फैक्ट हैं, कॉज ऑफ एक्शन है कि केस दायर करने का जो कारण है वो क्या है, और ये कब उत्पन्न हुआ कारण, वो सारी चीजें आप लिखेंगे, वरना आपका प्लेंट ही रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप ये चीजें नहीं लिखेंगे। फैक्ट एक चीज ये दिखाएंगे कि न्यायालय को इस बात को सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल है, ये चीज लिखेंगे। रिलीफ मांगेंगे कि रिलीफ आपका क्या है, प्लेंटिफ का सूट का वैल्यू लिखेंगे कि कोर्ट की फीस और जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कौन से कोर्ट में जाएगा, वो सारी चीजें लिखेंगे। इसमें एक चीज और होती है, ये तो आपने बना लिया प्लेंट, फिर इसका आपको एफिडेविट भी लिखना होता है, एफिडेविट के बिना आपका केस ही नहीं दायर होगा। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए, आप डबल स्टार इसको भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पहली बात तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इसमें जो है इंपॉर्टेंट ही बनाए हैं। तो आपको ये तो जो नोट्स हैं ये आपके पास होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास जो है इससे अच्छा तरीका है नहीं इसको समझने का।
ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है, आप यूट्यूब से तो पढ़ ही रहे हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कहता है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। मैंने आपको बताया था, तो प्लेंट को रिजेक्ट करने के क्या क्या आधार हो सकते हैं वो देखते हैं। कॉज ऑफ एक्शन आपने नहीं बताया कि बात का कारण उत्पन्न कब हुआ, ये नहीं बताया, तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका प्लेंट, जो है वापस हो जाएगा। रिलीफ नहीं मांगा है तब भी आपका वापस हो जाएगा। अगर केस के जो वैल्यू है वो कम है या फिर करेक्शन नहीं किया है तो भी वापस हो जाएगा। अगर स्टाम्प नहीं लगाया है, कोर्ट फीस नहीं दी है, तो भी आपका केस है जो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर बार्ड बाय लॉ है लिमिटेशन से या फिर रेस जुडिकेटा से, तो भी बात जो है रिजेक्ट हो जाएगा। हम रेस जुडिकेटा पढ़ेंगे अभी डिटेल में, लेकिन एक मैं बता दूं क्या होता है रेस जुडिकेटा। अगर दो पार्टीज हैं, पार्टीज जो केस में जो समान है और जो है कारण भी समान है, प्रॉपर्टी भी समान है, वो केस पहले ही डिसाइड हो चुका है, अब दोबारा उसी बेस पे आप दोबारा केस नहीं डाल सकते, वो रेस जुडिकाटा वहां पर अप्लाई हो सकता है, हो जाता है। अगर आपने डुप्लीकेट प्लेंट नहीं दिया, ये मैंने आपको बताया अभी, तो भी केस जो है खारिज हो जाएगा आपका। ऑलरेडी इसमें एक केस है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, ऑर्डर 8 में लिखा है, जब प्लेंट दायर हो जाता है जिसके भी खिलाफ दायर हुआ है, मान लीजिए कि ए है, ए ने प्लेंट दायर किया बी के खिलाफ, अब बी का भी तो वही कोई हक होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि ए ही सही है और कोर्ट इन्हीं को सुनकर बात डिसाइड कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बी भाई साहब क्या करेंगे, बी भाई साहब को मौका दिया जाएगा कि भैया अपना जो है प्रतिवाद पत्र दाखिल करिए, अपना जवाब दाखिल करिए। बी भाई साहब अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि भैया मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। टाइम लिमिट इसकी 30 दिन होती है और 90 दिन में इनको 90 दिन जो न्यायालय वो उनको दायर करने के दे सकता है। रूल 2 में हर फैक्ट जो डिनाई किया है स्पेसिफिकली डिनाइड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहले में लिखा है, जो बात पत्र में लिखा है पहला जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमें हमारे हिसाब से गलत है, तो हम क्या कहेंगे, यह कि बात पत्र की मत नंबर 4 मत नंबर 1 स्वीकार नहीं है, गलत तैयारी है, ये चीज हम लिख देंगे उसमें। इससे क्या है, हमने डिनाई कर दिया। और अगर आपने डिनाई नहीं किया है तो आप का स्वीकार माना जाएगा। जैसे कि मान लो कि प्लेंट में जो है चौथा पॉइंट है वो हमने डिनाई नहीं किया, हमने कह दिया कि भैया ये स्वीकार है, तो वो डिनाई नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, एक्सेप्टेड माना जाएगा। न्यू डिफेंस के लिए नए फैक्ट लेके आएंगे हम, आएंगे सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम दायर कर सकते हैं। और WS में मतलब रिटर्न स्टेटमेंट में आपको बताने होंगे। जैसे कि डिफेंडेंट कहता है आप मुझसे 50,000 मांग रहे हो लेकिन मुझे भी आपको 30,000 देना है, तो ये क्या है, सेट ऑफ हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपने 50,000 मांग लेकिन मुझे भी आपका 30,000 देना है, तो ये चीज क्या होगी, सेट ऑफ में आ जाएगी। काउंटर क्लेम क्या, डिफेंडेंट अपना अलग क्लेम ऐड कर सकता है। जैसे कि मान लो कि ए ने मांगा है 50,000 रुपये और डिफेंडेंट भाई साहब कहते हैं भैया मेरे भी 80,000 रुपये आ रहे हैं इनके, काउंटर क्लेम कर दिया, तो अब क्या होगा भैया, इनका अलग से बात दायर हो जाएगा, इनका अलग से हो जाएगा, फिर दोनों डिसाइड साथ ही साथ हो जाएंगे और जो 30,000 रुपये है वो बल्कि बी को मिल जाएंगे, क्योंकि बी के ए के ऊपर 80,000 आ रहे थे, इसीलिए। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का डिफरेंस देख लो, नेचर है इसका डिफेंस होता है, इसका सेट ऑफ का बचाव और काउंटर क्लेम का इंडिपेंडेंट है। और ये जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि सेट ऑफ क्या है, आप मुझसे 50,000 मांग रहे हो लेकिन मुझे आपको 30,000 देने हैं, इसका मतलब कि आपने गलत मांगे भैया, मुझे 30,000 ही देने, आप 50,000 गलत मांग रहे हो, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, वो नहीं प्रूफ दिखाना पड़ेगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा। फिर अमाउंट क्या है, अमाउंट जो है प्लेंटिफ का जो क्लेम है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और ये भी कैन एक्सीड प्लेंटिफ प्लेन, जो है प्लेंटिफ का जो क्लेम है उससे ज्यादा हो सकता है काउंटर क्लेम। रिजल्ट क्या है, अगर सूट विड्रॉ हुआ तो ये सेट ऑफ डाइड हो जाता है, और ये लेकिन ये सरवाइव करता है काउंटर क्लेम, क्योंकि ये हमारा हक है, इसमें तो हमें लड़ना ही लड़ना है। सेक्शन ये आप देख लो एक बार, और चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये तो इतने इम्पोर्टेंट है भी नहीं। पार्टीज टू सूट, आदेश 1 में दिया गया है पार्टीज टू सूट क्या है, कौन कौन पार्टीज बन सकते हैं, कौन कौन नहीं। तो ऑर्डर 1 में क्या है, ज्वाइंटर ऑफ पार्ट प्लेंटिफ्स, एक से अधिक जो है प्लेंटिफ एक जो है बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो कि ए भाई साहब है, इनके बी भाई साहब के ऊपर रुपया आ रहा है, बी के भी आ रहा है,
वो सी के भी आ रहा है, डी के भी आ रहा है, तो ये तीनों मिलकर इसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। ये आ गया ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ। ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट, अब मान लो कि ये भाई साहब हैं, इनके बी के ऊपर भी आ रहा है और ऊपर सी के ऊपर, डी के ऊपर भी, तो ये भी इन तीनों को पार्टी बना सकते हैं एक ही केस में, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है जो, मान लो ए है, ठीक है, ए ने बी को पावर दे रखी है कि आप मेरे सारे लीगल काम देखेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव होगा ए के। ये पावर ऑफ अटॉर्नी कर देते हैं या फिर अदर कोई जो सर्टिफिकेट है वो कर देते हैं इनके हक में कि ये व्यक्ति मेरे सारे लीगल चीजें देखेगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट हो जाता है। कंडीशंस क्या होती है? पार्टीज की संख्या अगर ज्यादा हो तो सेम इंटरेस्ट कर कोर्ट परमिशन लो, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल ये भी है कि 500 फैक्ट्री के 500 वर्कर्स हो गए, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो 5 वर्कर जो है पूरे ग्रुप की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते हैं। ये ऑप्शन कैसे होगा? ये ऑप्शन ऐसे होता है, एजेंट की तरह ही काम करता है ये, ठीक है। 500 लोग तो प्लेंट में दायर करेंगे नहीं, लेकिन 5 वर्कर हैं उनको दायर कर सकते हैं, क्योंकि प्लेंट ही इतना बड़ा हो जाएगा, अगर 500 लोग अगर उसमें दायर करेंगे तो इससे बढ़िया है कि 5 लोग इन सबकी जिम्मेदारी उठा लें और वो एफिडेविट दे दें अपना कि इन सभी लोगों के तरफ से हम दायर कर रहे हैं, और वो सभी लोग भी अपना एफिडेविट दे देंगे कि हाँ जी हमने ही इनको अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पर। मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर क्या होता है? मिस ज्वाइंटर होता है जो गलती से ज्वाइन हो गया है, और नॉन ज्वाइंटर होता है जिसको ज्वाइन करना था वो नहीं हुआ है। ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। समन्स क्या होते हैं? ऑर्डर 5 कोर्ट का बुलावा पत्र होता है। जब आप प्लेंट दायर कर देते हैं तो फिर उसके बाद में जो न्यायालय है वो समन दायर करता है, समन भेजता है। समन क्या चीज होती है? जिसके भी खिलाफ जो है दायर किया गया केस, उनको बुलाने का जो तरीका है वो समन कहलाता है, ऑर्डर 5 में लिखा गया है, ठीक है। तो वो कैसे भेजा जाता है वो देखते हैं। कोर्ट का ऑफिशियल नोटिस होता है जो डिफेंडेंट को कोर्ट में आने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। ये डिफेंडेंट को केस के बारे में इन्फॉर्म करता है, जैसे सूट फाइल होने के बाद कोर्ट डिफेंडेंट को समन्स इशू करती है और लिखा जाता है कि भैया डेट ऑफ अपीयरेंस जो है उससे 30 दिन के अंदर आपको जो है बात दायर कर प्रतिवाद पत्र दायर करना, और ये टाइम लिमिट इसमें समन को भेजने की 30 दिन के अंदर की होती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स जो सूट होता है उसके 30 दिन के अंदर आपको जो है समन भिजवाने होते हैं न्यायालय से। समन भी जो वकील साहब होते हैं आपके वो ही करेंगे, जैसे कि आपने बात पत्र जो बात दायर किया है वही वकील साहब समन भी तैयार कराएंगे और वही वकील साहब न्यायालय में वो समन दे देंगे, और न्यायालय जो है उनको समन भेज देते हैं प्लेंटिफ को, वो डिफेंडेंट को। मोड्स क्या क्या है समन के? तो वो पहला पर्सनल सर्विस खुद से आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, प्राइमरी मेथड। दूसरा सब्सटीट्यूटेड समन, परिवार के किसी भी एडल्ट मेंबर मतलब 18 से ऊपर के व्यक्ति को भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता आपको तो। पब्लिकेशन करा सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। अब न्यूज़पेपर ऐसा होना चाहिए जो डेली पढ़ा जाने वाला हो, ऐसा नहीं कि कभी कभी छपता है या फिर जाना ही नहीं जाता शहर में, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो जाना जाता है शहर में और अच्छा न्यूज़पेपर हो, रेपुटेबल हो। अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता तो फिर ये कराना पड़ता है। रजिस्टर्ड पोस्ट से होता है, स्पीड पोस्ट से भेजना सबसे ज्यादा यूज कराना आने वाला यही वो है ऑप्शन, अधिकतर सभी यही करते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड से आजकल ईमेल व्हाट्सएप से भी भेजा जाता है, टैक्स से भी केसेस जो होते हैं वो कोर्ट एजेंट के थ्रू, कोर्ट ऑफिसर के थ्रू भी भेजा जाता है, तो इन सब चीजों में से जो जो सुटेबल लगता है वो भेज दिया जाता है, ठीक है। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑर्डर, ऑर्डर 9 है इसमें, ठीक है। अपीयरेंस जो ऑर्डर 9 है वो बताता है कि क्या होगा अगर पार्टीज कोर्ट की डेट पर नहीं आती है, तो वो हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर डिफेंडेंट एब्सेंट रहता है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हो जाती है। अगर प्लेंटिव एब्सेंट रहता है तो उसका सूट डिसमिस हो जाता है, सूट खारिज हो जाता है, फ्रेश सूट या फिर रिस्टोरेशन वो लगा सकता है। रिस्टोरेशन यहाँ पे भी लग जाता है। रिस्टोरेशन के लिए आपको ऑर्डर 9 रूल 13 अगर डिग्री पास हो गई तो, अगर डिग्री पास नहीं हुई है नॉर्मल केस जो है खारिज कर दिया है, अगर प्लेंटिफ है, मान लीजिए प्लेंटिफ का केस खारिज कर दिया गया है, तो क्या वो ऑर्डर 9 रूल 7 लगा सकता है, एप्लीकेशन लगती है। और मान लीजिए कि डिफेंडेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद आना बंद कर दिया उसने, तो ऑर्डर अगर उसके खिलाफ हो गया है तब भी ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगती है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लेंटिफ अगर एब्सेंट होता है, डिपेंडेंट प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, डिफेंडेंट की कॉस्ट मिल जाती है, फ्रेश सूट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें डिसाइड करती हैं क्या क्या सिचुएशन है। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक्स पार्टी डिग्री हुई है तो सेट असाइड कराने को, एक्स पार्टी डिग्री को हटाने के लिए डिफेंडेंट 30 दिन में अप्लाई करे और प्रूव करे कि उसको जो है बात की जानकारी नहीं थी या फिर सम्मन उसको प्रॉपरली नहीं मिला था, तो फिर उसका जो है सूट दोबारा से चालू कर दिया जाएगा और उसको अपना जो है बात कहने का अवसर दिया जाएगा, प्रतिवाद पत्र दायर करने का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रूल 12 कहता है एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी, कोर्ट को सेटिस्फाई करना कि डॉक्यूमेंट्स रिलीवेंट है, ये चीजें दिखाती हैं। रूल 14 इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पार्टी डॉक्यूमेंट्स देखने का राइट होता है। मान लो कि ए को पता है कि बी के पास में बैनामे की कॉपी है और जो ए के पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन न्यायालय में देगा कि भाई साहब हमें ये कॉपी देखनी है और ये दिखा नहीं रहे, तो आप इन्हें आदेश दीजिए कि ये कॉपी एक न्यायालय में एक कॉपी इसकी दे दें ताकि हम इसको देख सकें। तो वो कर सकता है ऑर्डर 12 में, ऑर्डर 11 में, रूल 14 में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटरीज हो गया। इंटेरोगेटरीज के लिए क्या करना पड़ता है, इंटेरोगेटरीज जो होते हैं रिटर्न क्वेश्चन जो एक पार्टी दूसरी पार्टी से पूछती है, वो इंटेरोगेटरीज में आता है। न्यायालय की परमिशन चाहिए होती है और ये सब चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी ये चीज देख लो, इंटेरोगेटरीज का जवाब न देने पर कंटेम्प्ट या फिर एक्स पार्टी हो जाता है। टेम्पररी इंजेक्शन हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल केसेस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टेम्पररी इंजेक्शन होता क्या है, इंजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं एक बार इंजेक्शन होते कैसे हैं। एक होता है परमानेंट इंजेक्शन, ठीक है, परमानेंट इंजेक्शन, और एक होता है टेम्पररी इंजेक्शन। अब इंजेक्शन जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि मान लो एक प्रॉपर्टी है ये मेरी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और ये जो है ये भाई साहब की प्रॉपर्टी है, ये ए की प्रॉपर्टी है, बी की हो गई। बी ने ए की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की या फिर बी ने गलत तरीके से इस प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करा लिए। अब भाई साहब ए भागे भागे जाएंगे न्यायालय के पास, ठीक है, ये होगा न्यायालय, ये न्यायालय होगा। पहले क्या करेंगे, टेम्पररी इंजेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर वो क्या करना चाहते हैं, इनके खिलाफ फ्रॉड डिक्लेयर कराना चाहते हैं, इन्होंने फ्रॉड से लिए, तो वो जब बात दायर करेंगे उसमें एक एप्लीकेशन देंगे ऑर्डर 39 की रूल 1/2 के अंदर, ठीक है। क्या कहेंगे कि भाई साहब जब तक बात चल रहा है न्यायालय में तब तक के लिए स्टे दिया जाए मेरी प्रॉपर्टी पर कि कोई भी बी या फिर बी के मिलने वाले रिश्तेदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जा ना करें या ना कर सके या ना बेच सके या फिर उस प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द मतलब उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना कर सके। इस चीज के लिए टेम्पररी इंजेक्शन होता है। परमानेंट इंजेक्शन ये होता है कि मान लीजिए कि जब टेम्पररी इंजेक्शन हो जाता है और जो है सारी चीजें हो जाती हैं डिसाइड, फिर भी नहीं माना तो वो परमानेंट इंजेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे। वो परमानेंट इंजेक्शन जब होता है तो फिर हमेशा के लिए बी जो है निषेधित हो जाता है उस प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए, उस प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने के लिए। तो यही हमारा जो है होता है इंजेक्शन। इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, इसमें देखी जाती है प्राइमा फेसी केस, क्या प्लेंटिफ का उस चीज में आ, आ, क्या प्लेंटिफ जो है उस चीज में जो है इंटरेस्ट में है या फिर उस पोजेशन में है, ये चीज देखा जाता है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, किसके पोजेशन में वो चीज है और किसका ज्यादा नुकसान होगा वो चीज देखी जाती है। तीसरा इरेपरेबल इंजरी, ऐसी इंजरी होनी चाहिए जिसको पैसों से ना तोला जा सके, ना भरपाई की जा सके, तो वो तीन चीजें देखी जाती हैं, तब इंजेक्शन जो है वो फाइल, इंजेक्शन जो है अलाउ भी हो जाता है और इसी बेस पर फाइल भी किया जाता है। इंजेक्शन के पाइप टाइप होते हैं जो कि मैंने आपको बता दी। टेम्पररी इंजेक्शन मैंने बताया ट्रायल के दौरान होता है, परपेचुअल या फिर परमानेंट इंजेक्शन होता है जो कि फाइनल होता है, मैंडेटरी होता है जो कि आदेशात्मक होता है, कुछ करने का ऑर्डर जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो भी इसी में आ जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है ऑर्डर 39 में, और 37 और 38 में जो है परमानेंट इंजेक्शन दिया गया है। एड इंटेरिम इंजेक्शन होता है, बिना पार्टी को नोटिस दिए होता है, इमरजेंसी का जो केस होता है उसमें होता है,
ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे यही दो रहते हैं। तो और तीसरा ये रहता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के तीनों को। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं? रूल 6 में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर डिग्री, तो क्या हो सकता है ये, इसको रोका जा सकता है, इससे डिटेंशन किया जा सकता है। मान लो कि कोई प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर डिसाइड नहीं हुआ और वो व्यक्ति जो है, आपका जो प्रतिवादी है, वो बहुत ज्यादा बेचने की होड़ में लगा हुआ है, तो उसको डिटेंशन कर लिया जाएगा या फिर इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा प्रॉपर्टी का, कि भैया प्रॉपर्टी खुद बुर्द तो नहीं कराई गई है या फिर इसको बेचने के चक्कर में तो नहीं है, वो सारी चीजें करी जाएगी। और 9 में ऑर्डर टू डिपॉजिट मनी, अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो वो कोर्ट में जमा करने के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डिक्री और ऑर्डर क्या होता है? डिक्री और ऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिक्री तो मैंने आपको बताई दी थी शुरू में क्या होती है, जो पार्टी के राइट्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए बनाई जाती है। क्या क्या चीज होती है डिक्री में, वो देखते हैं। कोर्ट का एडजुडिकेशन, कोर्ट का जो न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार, सिविल सूट में होना चाहिए, सिविल सूट में डिक्री होती है। राइट्स ऑफ पार्टीज, पार्टीज के जो राइट हैं वो होते हैं, और फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या उसको राइट्स दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ डिग्री कितने प्रकार की होती है, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। प्रिलिमिनरी डिग्री होती है। प्राइमरी डिग्री जो होती है वो कैसी होती है, फाइनल डिग्री से पहले दी जाती है। कैसे, मान लीजिए कि आपने बंटवारे का सूट दायर किया, ठीक है, 116। अब क्या हुआ, चलिए 116 छोड़िए, धारा 24 का आपने सूट दायर किया तूदाबंदी के लिए। अब क्या होता है जो है, लेखपाल जाएंगे प्रॉपर्टी देखने, प्रॉपर्टी की पैमाइश करेंगे और कच्चे तूदे लगा देंगे, कच्चे तूदे लगा देंगे तो वो, और उसकी जो आख्या है, रिपोर्ट है, वो तहसीलदार को दे देंगे, सॉरी एसडीएम को दे देंगे। एसडीएम साहब कोर्ट पर जो जो है आदेश पारित करते हैं कि जो कच्चे तूदे हैं वो ऐसे के ऐसे रखे जाएंगे और ये प्राइमरी डिग्री मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइनल डिग्री, होती है जजमेंट के बाद में होती है। अब वैसा ही वैसा जो है धारा 116 का सूट भी होता है, 116 मतलब बंटवारे का सूट होता है। उसमें भी भाई उनके जो पार्टीज होती हैं, उनके जो जो पुर्रे होती हैं, पुर्रे, जो कि उनका जो पुरे को कहते हैं हम वैसे, भाग, उनका पार्ट जो होता है उसको चिन्हित कर लिया जाता है कि ये पार्ट है, और न्यायालय कहता है कि भैया इनकी जो आख्या है वो सही है और इस हिसाब से इनकी जो है प्राइमरी डिग्री बना दी जाए। फिर फाइनल डिग्री होती है, सब चीजों को सुनकर, आपत्ति वगैरह को सुनकर बनाई जाती है। सूट का कंप्लीट डिस्पोजल होता है वो ही होता है। पार्टली और प्राइमरी और पार्टली जो है फाइनल भी हो सकती है, दोनों दोनों एस्पेक्ट एक साथ हो सकते हैं। ऐसे मोर्गेज डिग्री और लायबिलिटी हो गई और पेमेंट हो गई, ये दोनों चीजें हो सकती है। एक्सपार्टी डिग्री होती है, सिर्फ प्लेंटिफ की साइड बन सकती है ये डिग्री, और डिफेंडेंट एब्सेंट रहता है इसमें। कंसेंट का डिग्री क्या होती है, पार्टीज की एग्रीमेंट से होती है ये डिग्री वर्सेस ऑर्डर। डेफिनेशन, इसमें जो ऑर्डर और डिग्री में क्या डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन दो, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में दी गई है, ये सेक्शन 2 और सब क्लॉज 14 में दी गई है। नेचर ये ऑलवेज फाइनल या फिर प्राइमरी हो सकती है, मे और मे नॉट भी फाइनल हो सकते हैं ऑर्डर। अपीलेबल होते हैं, ये अपीलेबल होती है और ये भी अपीलेबल होते हैं अगर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड किए गए तो। इन ये ओनली फॉर सूट्स के लिए होती है, सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए भी होती है। एग्जाम्पल होता है ये डिसमिसल ऑफ सूट हो सकता है या फिर पार्टीशन की डिग्री होती है, और ये होती है अटैचमेंट ऑर्डर या फिर इंजंक्शन ऑर्डर के लिए होता है ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जब डिग्री बन जाती है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन भी कराना जरूरी है। तो एग्जीक्यूशन होता है, जब डिग्री बन जाती है तो उस डिग्री को अमल में लाने के लिए, मान लीजिए कि कोई धारा 116 का सूट था, बंटवारे का सूट था, ठीक है, बन गई डिग्री, जजमेंट हो गया। अब उस डिग्री पर के हिसाब से जो प्लेंटिफ है उसको कब्जा तो दिलाया जाएगा प्रॉपर्टी का। अब वो कब्जा जो दिलाया जाएगा एग्जीक्यूशन के थ्रू दिलाया जाएगा, तो यही कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन, तो न्यायालय, जिस न्यायालय ने पारित की है वही न्यायालय करता है, और डिग्री अगर जो प्रॉपर्टी है दूसरी कोर्ट में है तो वो वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है डिग्री को। एग्जीक्यूशन के मोड कैसे होते हैं, डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उस पर प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो गया, या फिर प्रॉपर्टी पर पोजेशन दिलाना हो गया, ये सारी चीज होती है। अटैचमेंट या फिर सेल करके कर दी जा सकती है, अरेस्ट या फिर डिटेंशन से की जा सकती है,
अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया जा सकता है या फिर बाय इंजंक्शन दी जा सकती है, अगर कोई इंजंक्शन का सूट है तो। ये सारी चीजें अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में है। कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए जजमेंट राइटर को अरेस्ट करके सिविल प्रिजन में डाल सकता है। कितने टाइम तक? 3 मंथ्स नॉर्मली होते हैं। और इसमें जो है अगर अटैचमेंट या फिर सेल होती है तो क्या क्या चीजें नहीं ली जाएंगी, वो अटैच की जाएंगी, वो चीजें हैं जैसे बियरिंग और अपैरल हो गए, या फिर कुकिंग खाना बनाने के बर्तन हो गए। किसी किसान की जो एग्रीमेंट एग्रीकल्चर की जो चीजें होती हैं वो नहीं सेल की जाएगी। हाउस जो हो गया, या फिर एग्रीकल्चर जो करता है व्यक्ति उसका हाउस हो गया वो। सैलरी अप टू फर्स्ट 1,000 फुली एग्जाम्प्ट है, उसके बाद में उठा ली जाएंगे, अटैच किए जाएंगे। पेंशन ग्रेचुटी ये चीजें नहीं उठाई जाएंगी, नहीं से अटैच किए जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, पीएफ वगैरह होगा, इंश्योरेंस, इनको नहीं अटैच किया जाएगा। अपील्स क्या होती हैं? अपील्स कई प्रकार की होती हैं। जब भी कोई केस डिसाइड होता है तो उस केस में एक व्यक्ति हारता है, एक जीतता है। मान लो ए और बी के बीच केस था, ए भाई साहब जीत गए, बी हार गए। अब बी हार गए, बी को लग रहा है कि हम तो सही हैं, फिर भी हार गए, तो बी जाएंगे अपील में। अपील जाएगी दूसरे उससे ऊपर कोर्ट के। मान लो सिविल जज के पास में कोर्ट था, जूनियर डिवीजन के पास, अब वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके उनके पास जाएंगे कि भैया हमारी ऐसी ऐसी बात थी और गलत ऑर्डर पारित हुआ, तो उसके बिहाफ पर वो अपील दायर कर लेंगे। 4 प्रकार की अपील इसमें लिखाई गई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बता दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट अपील सेक्शन 96 में दी गई है। अपील एट कोर्ट सेशन कोर्ट होता है, लिमिटेशन इसकी 90 दिन होती है और या फिर 30 दिन होती है, वो अपने हिसाब से डिसाइड होती है। कहाँ से होती है? ओरिजिनल डिग्री से होती है। सेकंड अपील होती है जो फर्स्ट अपील एट डिग्री से होती है, सेक्शन 100 में। हाई कोर्ट ओनली जाती है, 90 दिन के अंदर जाती है। अपील फ्रॉम ऑर्डर 104 सेक्शन 104 ऑर्डर 43 स्पेसिफिक ऑर्डर्स और फिर अपीलेट कोर्ट के हिसाब से जाती है। फर्स्ट अपील आप देख ही लो, सेकंड अपील देख लो, इतना ज़्यादा बताने को है नहीं इसमें, फिर भी आप देख सकते हो। अपील टू सुप्रीम कोर्ट जाती है। नेक्स्ट हमारा रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। तो रेफरेंस रिव्यू रिवीजन में क्या क्या अंतर होता है, कैसे होता है? रेफरेंस होता है सेक्शन 113 में दिया गया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट खुद करता है। किससे लेते हैं? हाई कोर्ट से। जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है किसी लॉ की, वो उन्हें समझ नहीं आ रही तो वो हाई कोर्ट से रेफरेंस लेते हैं। रिव्यू जो होता है वो कौन करता है? वो करते हैं अपीलेट कोर्ट करती है, ठीक है। या फिर खुद ही कर लेंगे, वो अपने ही जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकते हैं। सेम पार्टी या फिर न्यू पार्टी, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस या फिर एरर अपेरेंट तो कर सकते हैं। रिवीजन जो होता है 115 में, सेक्शन 115 में हाई कोर्ट करते हैं। जुरिडिक्शन अर्ड बाय लोअर कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट ने जुरिडिक्शन का दुरुपयोग किया है तो। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, जो है उसी कोर्ट से क्षमा याचना की जाती है जो जिसने फैसला दिया है। इसमें रिव्यू जो है वही कोर्ट करता है जिसने जो फैसला दिया है। इसमें सेक्शन 114 है, ऑर्डर है हमारा 47 ऑर्डर है। क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यू इम्पोर्टेंट मैटर दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर, या फिर मिस्टेक ऑफ एरर होगा, या फिर अनदर सफिशिएंट रीजन होगा तो। रिव्यू अपील के हिसाब से नहीं होता, रिव्यू अलग होता है और अपील अलग चीज होती है। रिवीजन हाई कोर्ट करते हैं, कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि जो है न्यायालय ने अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाकर काम किया है, या फिर जुरिडिक्शन का ढंग से उपयोग नहीं किया है, या फिर इलीगल जुरिडिक्शन का उपयोग किया है तो कर सकते हैं। रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस क्या होता है वो देख सकते हैं। रेस जुडिकाटा क्या होता है मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है ये, इसको याद रख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो बिल्कुल याद ही रखना है आपको। इसेंशियल्स क्या है इसके? सेम मैटर है, ठीक है, सेम मुद्दा होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, प्रीवियस सूट पहले से ही डिसाइड कर दिया जाना चाहिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। मैटर डायरेक्टली या फिर सब्सटेंशियली इन इशू सेम होना चाहिए, मैटर पहले से ही सुना जा चुका हो और डिसाइड भी हो चुका हो, तो उसमें रेस जुडिकेटा का रूल अप्लाई हो जाता है और वो जो केस है वो डिसमिस हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है इसलिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है? जो इससे पहले रेज हो सकता था लेकिन नहीं किया तो अब नहीं कर सकते हो। दूसरा फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट डिक्री इंडिया में रेस जुडिकाटा नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है, राम ने श्याम के अगेंस्ट 50,000 का लोन सूट फाइल किया,
डिसमिस हुआ। अब राम दूसरी बार सेम लोन के लिए सेम सूट नहीं ला सकता क्योंकि टू रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लग जाएगा। रेस सब्जुडाइज किया है, अगर पहले से सेम पार्टीज के बीच सेम मैटर पहले से ही एक कोर्ट में चल रहा है तो दूसरा मैटर नहीं चलेगा। तो ये जो है रेस्ट सब्जुडाइज करता है, लगता है। स्टेज क्या होती है इसकी, पेंडिंग सूट है, सब अगर पेंडिंग सूट है तो रेस्ट सब्जुडाइज लगेगा और रेस्ट जुडिकाटा लगता है जब डिसाइडेड हो चुका हो। इफेक्ट ये स्टे ऑफ सेकंड सूट हो जाता है, ये बार ऑन सेकंड सूट परमानेंटली होता है, ये डिसमिस हो जाता है। पर्पस क्या है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्रीज होती है और ये अवॉइड लिटिगेशन होता है। अप्लाई क्या होता है, सिविल कोर्ट में, तो ये सिविल कोर्ट और अदर प्रोसीडिंग में भी हो जाता है। अब इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट क्या है, सेक्शन 151 आपने बहुत सुना होगा। जो भी चीजें, इसका मतलब ये है कि जब भी सीपीसी में कोई चीज नहीं दी गई है, अब मान लीजिए कोई भी ऑर्डर है या फिर कोई भी और चीज है वो सीपीसी में नहीं दी गई है, तो आप सेक्शन 151 की एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन में ही वो ऑर्डर दिया जा सकता है क्योंकि उसमें सीपीसी में अदर से ऑर्डर नहीं दिया गया सेक्शन, तो 151 में दे सकते हैं आप एप्लीकेशन। इसका यही मतलब है और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स है, फॉरेन जजमेंट की डॉक्ट्राइन है। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हमारी फॉरेन जजमेंट्स के लिए जो है फॉरेन कोर्ट डिक्री इंडिया में कंक्लूसिव होगी सिवाय इन केसेस की। फॉरेन कोर्ट की अगर कोई डिक्री है तो कंक्लूसिव मानी जाएगी, लेकिन किन किन चीजों में नहीं मानी जाएगी वो दिया गया है। अगर कोई कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ने नहीं दी है तो वो डिसाइड नहीं की जाएगी, कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। मेरिट्स के आधार पर नहीं दी गई है तब भी नहीं मानी जाएगी। इंडियन लॉ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ दी है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ दी है, फ्रॉड से ली गई या फिर ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन इंडिया इन फोर्स। ठीक है, अगर इंडिया में कोई लॉ है जो कि पावर में है और उसके खिलाफ दी है तो फिर ये जो है डिक्री कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। ये सिक्स एक्सेप्शन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है इससे आईबीपीएस में डायरेक्टली। ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ये लिटिगेशन का पार्ट मोस्टली रहता है लेकिन पूछा हर चीज में ही जाता है तो इसको भी ध्यान रखना है। ऑर्डर 6 रूल 17 आपने सुना ही होगा कि कोर्ट किसी भी टाइम बिफोर फाइनल हियरिंग प्लीडिंग्स अमेंड करने की इजाजत दे सकता है। ठीक है। पोस्ट कमिंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल से पहले भी दे सकते हैं और ट्रायल के टाइम भी दे सकते हैं। अगर उन्हें बाद में पता चलता है किसी पार्टी को कि भैया ये गलती होगी तो वो अमेंडमेंट की प्लीडिंग्स दे सकते हैं। अवेटमेंट ऑफ सूट, ऑर्डर 22, अगर बात कोई है और वहां पर कोई भी पार्टी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम पार्टी बनाएंगे, तो उसकी एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 4 में दी जाती है। और इसमें क्या कहते हैं कि भैया ये पार्टी मर गई है, इनकी डेथ इस दिन हुई थी, तो इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको पार्टी बनाना जरूरी है, अन्यथा केस जो है मेरिट्स पर डिसाइड नहीं हो सकता। तो ये चीजें होती हैं। और ये क्या है, अगर डिफेंडेंट डाई होता है तो 90 दिन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐड करने पड़ते हैं, अगर अदरवाइज जो है सूट अवेट हो जाता है और सफिशिएंट कॉज भी दिखाना पड़ता है। विड्रॉल एंड कंप्रोमाइज ऑफ सूट, अगर कोई सूट है जो विड्रॉल करना चाहती है कोई पार्टी या फिर कंप्रोमाइज करना चाहती है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन लगती है ऑर्डर 23 में। ठीक है, उसके लिए कोर्ट से ही ऑर्डर लेना पड़ता है, खुद से नहीं कर सकते आप, छोड़कर नहीं बैठेंगे, न्यायालय पागल नहीं है, उसके लिए करना पड़ेगा। आपको न्यायालय में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर दोनों पार्टी जो है वो अपने एफिडेविट देंगी साइन करके कि भैया हमें आपत्ति नहीं है इस चीज को करने के लिए, आ, हमें आपत्ति नहीं है जो सूट है उसको विड्रॉ करने के लिए या फिर कंप्रोमाइज करने के लिए, इस कोर्ट में हमारा कंप्रोमाइज करा दीजिए। तो न्यायालय उसमें ऑर्डर पारित कर देंगे कि भैया कंप्रोमाइज कर दो इनका और इनका केस खत्म कर दो। स्पेशल प्रोविजंस, इंटरप्लीडर सूट है, ऑर्डर 35 में दिया गया है। इंटरप्लीडर सूट होता क्या है, जब एक पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी या मनी है और दो या ज्यादा लोग उससे क्लेम करते हैं, वो पर्सन सूट कोर्ट से कहता है मैं किसको दूं आप डिसाइड करो, तो वो इंटरप्लीडर सूट होता है। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है कोई, इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट क्लेम के लिए दो अलग पार्टीज ने अप्लाई किया तो कंपनी ने इंटरप्लीडर सूट फाइल किया कोर्ट से कि जज साहब आप बताइए कि मैं किसको जो है एक्सीडेंट का क्लेम दूं, वो चीज होती है।
मोर्गेज सूट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पार्टीशन सूट है वो मैंने बता दिया आपको, धारा 116 में दिया जाता है यूपीआरसी में। और बाकी आप जो भी राज्य से हो वहाँ का रेवेन्यू कोड अलग होगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना। सूट बाय अगेंस्ट माइनर तो नेक्स्ट फ्रेंड करता है, तो वही करता है निकट मित्र, चाहे वो फादर हो, मदर हो, या फिर गार्जियन हो, जो भी हो। एडिशनल इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है? ऑर्डर 6080 का नोटिस आपने सुना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर सूट दायर करते हैं, तो आपको 60 दिन का नोटिस देना पड़ता है। किसे? आप गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को देंगे, जो कि जिसके पास जुरिडिक्शन है, मान लीजिए डीएम को देंगे, ठीक है, तो डीएम साहब को देना पड़ेगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी सीपीसी में, क्योंकि सूट्स को डिसाइड करने के लिए और लोड न्यायालय के ऊपर कम करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, जो कि न्यायालय के बाहर जो है पार्टीज उस केस को निपटा सकें। इसलिए कोर्ट सुमोटो भी रेफर कर सकती है, या फिर पार्टीज की कंसेंट पर या फिर उनके कहने पर जो है रेफर कर सकती है रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है, चाहे वो आर्बिट्रेशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू, या फिर लोक अदालत के थ्रू। और एडमिशंस है, एडमिशंस आप देख लो, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। एडजस्टमेंट आपको पता ही है, एडजस्टमेंट में सिर्फ स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देना, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं ये कि न्यायालय कितनी बार एक पार्टी को एडजर्मेंट दे सकता है, तो वो 3 बार एडजर्मेंट दे सकते हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। हियरिंग ऑफ सूट एंड एविडेंस, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एफिडेविट्स आपको पता ही कि साइन करा हुआ होता है, उसमें प्लेंट के साथ एफिडेविट देना ही पड़ता है, अधिकतर मोस्टली चीजों के साथ देना ही पड़ता है, आपत्ति वगैरह के साथ नहीं देना पड़ता, लेकिन एप्लीकेशन आप दे रहे हो या फिर प्लेंट दायर कर रहे हो या फिर कुछ और चीज कर रहे हो, दायर एविडेंस वगैरह, तो वहां पर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। की डॉक्ट्राइंस है जो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर नोट्स चाहिए हो तो आपको, तो आप बस लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर आप ले सकते हो। और अब ये एक क्विक रिवीजन टेबल भी मैंने बना रखी है इसमें, तो आप लोग इसको देख सकते हो, इससे आपके सारे की सारी जो है एक बार में ही आपके गो थ्रू हो जाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि रिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पूरे पूरे नोट्स ही मैंने रिवीजन के लिए बनाए वैसे तो। अब हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के बना तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज से ही हमारी जो है कोई भी सब्जेक्ट जो है रिवीजन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, और वो अच्छे से याद हो पाता है। तो हमारे 25 एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले, जो जुडिशरी और आईबीपीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह मैंने डाल रखे हैं उसी फोल्डर में, पीडीएफ वाले में, जो जो कि नोट्स वगैरह सारे सब्जेक्ट के होंगे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू जो हमारे सीपीसी 1908 में कितने ऑर्डर्स मिलकर बनी है, ठीक है, तो 51 ऑर्डर्स हैं, ये हमको सभी को पता है। सेक्शन 9 सीपीसी के अनुसार सिविल कोर्ट को किसी सिविल सूट सुनने का अधिकार कब नहीं होगा, तो कब नहीं होगा? अगर एक्सप्रेसली और एम्प्लाइडली बार किया गया तो। डिक्री और ऑर्डर में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है वो? डिक्री कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन और राइट्स होती है, ठीक है, ये याद रखना आप। ऑर्डर 7 रूल 11 के अंडर प्लेंट की रिजेक्शन कब होगी? कब होगी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो जब कॉज ऑफ एक्शन ना हो या सूट बार्ड बाय लॉ हो, ठीक है। इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है, वो आप वही चुनेंगे, सब नहीं चुनेंगे। और सेक्शन 100 के अनुसार सेकंड अपील अपील कब की जा सकती है? सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, सिर्फ मॉनेटरी डिस्प्यूट्स हो, सिर्फ एक्ट्स की गलती हो, या फिर किसी भी ग्राउंड पर, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर की जा सकती है अपील। सेक्शन वो क्वेश्चन 6 क्या कहता है? रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्राइन सीपीसी के किस सेक्शन में? तो ये सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट से, तो सेक्शन 11 में ये दिया गया है। टेम्पररी इंजेक्शन के लिए कौन सा ट्रिपल टेस्ट अप्लाई होता है? तो टेम्पररी इंजेक्शन के लिए होता है प्राइमरी प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपरेबल इंजरी, और ये परमानेंट इंजेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है, तो दोनों चीज याद रखेंगे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने से पहले कितना नोटिस देना होता है? कौन सा नोटिस देना होता है, ठीक है, तो सेक्शन 80 का नोटिस देना होता है, 2 महीने के लिए देना होता है, ठीक है, 2 महीने का इसका टाइम होता है। उसके खिलाफ फिर आप सूट दायर कर सकते हैं 2 महीने वेट करने के बाद। एग्जीक्यूशन के दौरान प्रॉपर्टी अटैचमेंट से एग्जम्प्ट है? कौन सी प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है? पेंशन और प्रोविडेंट फंड। ऑर्डर 9 रूल 13 कब अप्लाई होता है? तो ये रेस्टोरेशन वाला क्वेश्चन है, वो देखते हैं कब अप्लाई होता है। तो वो होता है जब
एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड करने के लिए डिफेंडेंट अप्लाई करता है। ठीक है, कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स कहाँ से मिलती हैं? कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स मिलती है सेक्शन 151 सीपीसी से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सीपीसी में नहीं दिया गया है वो चीजें अगर आपको करानी कोर्ट से न्याय हित में, तो वो सेक्शन 151 में दी गई है। सेटअप और काउंटर क्लेम में क्या मुख्य अंतर है? तो क्या मुख्य अंतर है? काउंटर क्लेम प्लेंटिफ की क्लेम से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इंटरप्लेटर सूट सेक्शन 88 के अंडर कौन फाइल करता है? तो कौन फाइल कर सकता है? जो पार्टी प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, न्यूट्रल पार्टी हो। ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट में डिग्री किस पर बाइंड होती है? तो पूरी क्लास पर बाइंड होती है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए कौन सा ऑर्डर एप्लीकेशन केबल है? तो ऑर्डर 6 रूल 17 होता है। फॉरेन जजमेंट इंडिया में कंक्लूसिव नहीं होगी जब, कब नहीं होगी? जब फ्रॉड से प्राप्त डिग्री है तब। ऑर्डर 17 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन 17 है, रिव्यू में एप्लीकेशन कहाँ दाखिल होती है? तो रिव्यू में एप्लीकेशन वहीं दाखिल होती है जिस कोर्ट में डिग्री पास हुई है। ठीक है, रिवीजन 115 के लिए कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है? तो रिवीजन के लिए हाई कोर्ट जो है वो ही कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है। पार्टी की डेथ होने पर सब्सटीट्यूशन के लिए ऑर्डर 22 के अंडर कितने दिन मिलते हैं? तो कितने दिन मिलते हैं? 90 दिन मिलते हैं हमारे को। सेक्शन 89 सीपीसी किससे संबंधित है? तो सेक्शन 89 सीपीसी है हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से, एडीआर जिसे बोलते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन और लोक अदालत, ये 4 चीजें इसमें दी गई हैं। माइनर के लिए कंप्रोमाइज या सेटलमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो न्यायालय की परमिशन जरूरी होती है, ऑर्डर 22 रूल 7। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ एक्सप्लेन किया गया है? तो वो किया गया है हमारा ऑर्डर सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी जब अगर आप पीडीएफ लेंगे तो। 23 सेक्शन 23 डिग्री होल्डर का मतलब सीपीसी में क्या है? तो वो है जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है वो है। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर 29 रूल 1-2 किससे संबंधित है? तो वो ऑर्डर 39 किससे संबंधित? तो वो टेम्पररी इंजेक्शन से संबंधित है। प्लेस ऑफ स्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? तो वो होता है हमारा सेक्शन 16। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ कैसी है। तो गाइज ये है हमारे पीडीएफ का पूरा बंडल, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं बता देता हूँ। आपको कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल मिलेगा, चाहे आप आईएआईबी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी कर रहे हो, फिर आईबीपीएस एसओ कर रहे हो। नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यूज आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको जुडिशरी के लिए और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए। ये सारी चीजें आपको सिर्फ कितने में रुपए मिलने वाली है? ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है मात्र 399 रुपीज में। आपको कैसे इसको परचेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे, या फिर आप इस कोड को स्कैन करिएगा और इस वाले नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 8650072891 पर, और आपको फिर पीडीएफ मिल जाएगी 1 से 2 घंटे में। ठीक है, बाकी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारा रहेगा बीएनएसएस। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।